एक और रोचक तस्वीर यहाँ सामने आई, क्योंकि बार बार कहा जा रहा था कि एकनाथ शिंदे तो नाराज हैं, वो दूरी बना रहे हैं। जरा तस्वीर आपको दिखाते हैं कि हंसी ठिठोली करते हुए कैसे एक साथ घुलते मिलते हुए नेता दिखाई दिए। एकनाथ शिंदे से दरअसल ये सवाल पूछा गया कि क्या वो डिप्टी सीएम की पद ले शपथ लेंगे। सुनिए जरा क्या कहा। अरे भैया अभी तो कहा, देवेंद्र जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ, रुको थोड़ा, अभी शाम तक रुको, अभी कल शपथ शाम है ना, तक उनका समझ में आएगा। मैं तो लेने वाला हूँ, मैं रुकने वाला हूँ। दादा को नहीं, अरे भाई दादा को अनुभव है, दोपहर शाम को भी लेने का और सुबह भी लेने का। परंतु ऐका, पूर्वी आम्ही सकाळी दोघांनी घेतली होती, तो हे राहून गेलेलो होता, आता पुढे 5 वर्ष आता ठेवणार आहे। काय अरे सगळे कन्फ्युजन दूर होतील, थोडी कळ काढा, काही कन्फ्युजन ठेवणार नाही, सगळं क्लिअर। काही कन्फ्युजन नाही आहे, हे बाबा काही कन्फ्युजन नाही, सगळ्यांना उद्या तुम्ही। तो सुना आपने, एकनाथ शिंदे ये कह रहे कोई कंफ्यूजन नहीं है। जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आप डिप्टी सीएम बनेंगे, तो उनकी तरफ से कहा गया कि मैं थोड़े समय में फैसला लूंगा, लेकिन अजित पवार ने तुरंत कह दिया कि मैं तो शपथ ले रहा हूं। जिस पर एकनाथ शिंदे ने चुटकी ली और कहा कि आपको सुबह भी और शाम भी दोनों वक्त में शपथ लेने का एक्सपीरियंस है। इस पर वहीं आप सुन रहे थे देवेंद्र फडणवीस को भी, वो भी यही कहते सुनाई दे रहे थे कि कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन फॉर्मूला क्या निकाला है यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस ने, जो सेट कर दिया है शिंदे को भी और अजित पवार को भी, जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनेगी और महायुति के बीच सरकार का जो फॉर्मूला है वो यहाँ डिकोड कर दिया दे रहे हैं हम आपके सामने। 1 सीएम और 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला रखा गया। अमूमन जो फॉर्मूला पहले था उसी को फॉलो करते यहाँ पर दिखाई दे रही है बीजेपी। शिवसेना और एनसीपी को डिप्टी सीएम का पद मिला है, जो भागीदार हैं सरकार में, और मंत्रालयों के बंटवारों का भी फॉर्मूला तय है। क्या वो फॉर्मूला बताते हैं। बीजेपी के पास 20 से 22 मंत्रालय करीब रहेंगे और शिवसेना को 10 से 12 मंत्री पद देने की बात कही जा रही है। वहीं एनसीपी की बात कर लें, अजित पवार गुट को 8 से 10 मंत्रालय यहां दिए जाएंगे, तो सबकी सरकार में भूमिका रहने वाली है। गृह मंत्रालय के बंटवारे पर अभी भी संशय है, क्योंकि इसको लेकर कहा जा रहा था कि शिंदे गुट से इस पर भरपूर अपनी मांग रखे हुआ था, तो ऐसे में क्या होता है इसको लेकर अभी इंतजार है। लेकिन चलिए जरा एक और तस्वीर आपके सामने रखते हैं, आपको तस्वीर दिखाते हैं कि शिंदे के आवास पर जब नाराजगी का दौर चल रहा था, शिंदे की तबीयत खराब थी, अस्पताल जा रहे थे, तो कैसे फडणवीस पहुंचते हैं उनके आवास पर। ये थोड़ा बैकग्राउंडर आपको दे रहे हैं, क्योंकि सब कुछ बदला है इसी मुलाकात ने। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर इसलिए देखना आपके लिए जरूरी था क्योंकि इसी मुलाकात ने सारी पटकथा बदल दी, सब कुछ बदल दिया। महाराष्ट्र के लिए जो दूरी थी उसे पाट दिया और वो कर पाए देवेंद्र फडणवीस, जो कोई नहीं कर पा रहा था बीजेपी में भी। रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया है। एकनाथ शिंदे की नाराजगी भी दूर कर ली गई है, जो काम गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कई बैठकों के बाद भी नहीं कर सके, देवेंद्र फडणवीस ने वो काम भी कर दिखाया। फडणवीस ने न सिर्फ एकनाथ शिंदे को मना लिया, बल्कि उन्हें सरकार में बने रहने को लेकर भी राजी कर लिया। सीएम पद को लेकर टसल। महाराष्ट्र में जब महायुति की बम्पर जीत हुई थी, तब एक बार लगा था कि इस बार भी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ही बनेंगे। हालांकि बीजेपी के पास सबसे ज्यादा सीटें थी, इसी वजह से सीएम पद पर सस्पेंस बना हुआ था। इस सस्पेंस को खत्म करने के लिए महायुति के नेता दिल्ली पहुंचे, जहां गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर लंबी बैठक चली। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक का हिस्सा रहे, लेकिन इस बैठक के बाद भी एक राय नहीं बन सकी। शिंदे की नाराजगी की अटकलें बढ़ी। दिल्ली में हुई बैठक के बाद सीएम एकनाथ शिंदे की नाराजगी की खबरें उठने लगी। शिंदे पहले मुंबई से अपने गृह जनपद ठाणे गए और वहां से अपने पैतृक गांव चले गए। इसके बाद शिंदे की नाराजगी की अटकलों ने रफ्तार पकड़ ली। शिंदे जब अपने पैतृक गांव से ठाणे लौटे तो उनके स्वास्थ्य खराब होने की भी खबरें आईं। फडणवीस शिंदे का स्वास्थ्य जानने के लिए अचानक उनके आवास पहुंच गए। शिंदे से बातचीत कर उनकी नाराजगी दूर कर दी।
महाराष्ट्र में महायुति सरकार। महाराष्ट्र में शिंदे की नाराजगी दूर होते ही फडणवीस का रास्ता साफ हो गया, लेकिन फडणवीस के सीएम बनने के साथ उनकी जिम्मेदारी और चुनौतियां दोनों बढ़ने वाली हैं। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि फडणवीस महायुति के बीच समन्वय बनाकर महाराष्ट्र की गाड़ी को कैसे आगे बढ़ाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। महाराष्ट्र में बहुत मुश्किल दौर देख चुके हैं यहाँ फडणवीस, अब वापसी कर रहे हैं। ये मुश्किल दौर आसान नहीं था, जरा बता भी देते हैं आपको बैकग्राउंडर कितनी मुश्किलें उन्होंने झेली हैं। जरा ग्राफिक दीजिएगा। देवेंद्र फडणवीस ने लंबा वनवास काटा है, काफी लंबा वक्त, 2.5 साल तो डेप्यूटी रहे, उससे पहले भी किस तरह की मुश्किलें खड़ी हुई। 3 दिन की सरकार आई। 2019 में बीजेपी शिवसेना की जीत हुई थी और उस दौरान उद्धव ठाकरे ने सीएम बनने को लेकर वो अड़ते दिखाई दिए थे फडणवीस उद्धव के बीच। ऐसे में खींचतान बढ़ गई थी और उद्धव ठाकरे ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ दिया था, कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली थी और 2.5 साल के बाद शिवसेना में फूट पड़ गई, दूरियां आ गई और बागियों ने बीजेपी के साथ सरकार बनाई। लोकसभा चुनावों से पहले एनसीपी में भी फूट पड़ती दिखाई दी। अजित पवार गुट भी बीजेपी के साथ आ गया और लोकसभा में महाराष्ट्र का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था। विधानसभा चुनावों में बीजेपी के सुनामी दिखाई दी पूरी तरह से, क्योंकि पूरा देखें मैंडेट अगर देखें सबसे बड़ी पार्टी बनकर बीजेपी सामने आई। फडणवीस ने इस चुनाव में पूरी बाजी को ही पलट दिया, सब कुछ बदल कर रख दिया फडणवीस ने और ये सब कुछ करना आसान नहीं था। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने पहले ही कहा था कि वो समंदर है, लौट कर आएंगे। सुनिए जरा किस तरह से शायराना अंदाज में अपने इरादे पहले ही जाहिर कर दिए थे देवेंद्र फडणवीस ने। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापिस आऊंगा। तो फडणवीस ने ये बाजी कैसे पलटी, चलिए अब इसका जवाब भी आपको दे देते हैं। 2019 में बीजेपी और शिवसेना गठबंधन जब टूटा तो अजित पवार ने फडणवीस का साथ दिया। अजित के सपोर्ट से फडणवीस मुख्यमंत्री बने और अजित ने दबाव में समर्थन वापस ले लिया। फडणवीस को तब इस्तीफा देना पड़ गया था, 3 दिन की ही सरकार थी और 2022 में शिंदे गुट शिवसेना से अलग हुआ। एकनाथ शिंदे गुट फडणवीस के साथ आया। 2023 में अजित फिर से फडणवीस के साथ नजर आए। 2024 में तीनों ने मिलकर विपक्ष को हरा दिया और किस कदर हराया ये हम सब ने देखा, क्योंकि तस्वीर पूरी तरह से बदलती दिखाई दी। एक तरह से देखा जाए तो पूरी तरह से सब कुछ चेंज होता दिखाई दिया। लेकिन चलिए जरा आपको बताते हैं फडणवीस का सियासी सफर कैसा बीता है, किस तरह से उन्होंने तमाम वो जिम्मेदारी संभाली है, जरा आपको बताते हैं, क्योंकि काफी लंबा वक्त उन्होंने दिया। चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं किस तरह से ये मुश्किल दौर उन्होंने काटा। 1990 के दशक में देखिए एबीवीपी से शुरुआत उन्होंने की थी, एबीवीपी ज्वाइन की थी और 1952 से 22 की उम्र में सबसे युवा पार्षद बने थे, सबसे युवा। 1997 में नागपुर से सबसे युवा मेयर बने, यानी अलग अलग जिम्मेदारियां उन्होंने समय समय पर निभाई है और 1999 से अब तक कुल 6 बार विधायक रह चुके हैं। 2014 में पहली बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने और 2019 में दूसरी बार महाराष्ट्र के सीएम बने और उसके बाद 2022 में शिंदे सरकार में उप मुख्यमंत्री बने। उन्होंने पार्टी को ऊपर रखा, पद को नहीं। 2024 में अब तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। कल वो शपथ ग्रहण होगा, शाम का समय इसके लिए तय किया गया है, तो फिर से कमान संभालने वाले हैं। चलिए